नमस्कार दोस्तों। देखें मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं क्लास की पुस्तक है उसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज आपको एक राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। पश्चिमी राजस्थान में ये जितने भी आप जैसे डीडवाना, ये नावार, सांबर, ये जितने भी झीलें देखते हैं, तो ये खारे पानी की जो झीलें हैं, इन खारे पानी की झीलों का कारण क्या है? तो ये कमेंट करके आपको बताना है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन। और ये चैप्टर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। स्थानीय स्तर के विकास में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित की गई है। स्थानीय स्वशासन देश की शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक सशक्त माध्यम है। सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो जो स्थानीय स्तर का विकास हो, यानी गांव के स्तर पे, तो वहां तक जो अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए भारत में कुछ स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित की गई हैं। और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक सशक्त माध्यम है। देखिए, लोकतंत्र तो क्या होता है? जहां पर जनता का शासन हो। और विकेंद्रीकरण से मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में सत्ता। अब जैसे मान लीजिए घर के अगर संदर्भ में बात करें तो सारे डिसीजन पिताजी ही लें तो वो सत्ता हो जाएगी केंद्रीकृत सत्ता। लेकिन पिताजी कोई भी कार्य करने से पहले जो महत्वपूर्ण हो घर में सभी के लिए, माताजी से भी सलाह लें, बच्चे समझदार हैं, बड़े बच्चे हैं, उनसे भी बैठ के सलाह मशविरा करें, फिर कोई भी डिसीजन लें। वो क्या है? विकेंद्रीकरण। तो लास्ट तक जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सशक्त माध्यम है स्थानीय स्वशासन। सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब आता है अर्थ क्या है स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन से आशय स्थानीय स्तर के उस शासन से है जिसमें शासन का संचालन उन संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें केंद्रीय या राज्य शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। स्थानीय स्वशासन का आधार ही यही है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें भली भांति हल कर सकते हैं। तो स्थानीय स्वशासन क्या है? यानी जिसमें शासन का संचालन उन संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जिन्हें केंद्रीय या राज्य शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। यानी स्थानीय स्तर पर एक सरकारी समझ लीजिए आप, जैसे केंद्र में सरकार होती है और राज्य में सरकार होती है, वैसे ही स्थानीय स्तर पे एक तरह से सरकार। तो स्थानीय स्तर में स्थानीय लोग ही वही क्या करते हैं? उनका चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए सरपंच का चुनाव है तो वहां के जो गांव के लोग हैं, जितने गांव उस एरिया में आते हैं, गांव बड़ा है तो एक गांव ही आ जाएगा, नहीं तो जैसे मान लीजिए गांव में जो जनसंख्या कम है तो उसके जो भी मानक बने हुए हैं तो 2 गांव 3 गांव, तो उनको मिला करके और वो अपना सरपंच चुनते हैं। तो स्थानीय व्यक्ति ही बनेगा तो वो उन समस्याओं को भली भांति जानता है कि मेरे गांव की समस्या क्या है। और ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है और महात्मा गांधी भी इस चीज को बहुत महत्व देते थे। ब्रिटेनिका शब्दकोश के अनुसार स्थानीय स्वशासन का अर्थ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित और छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने और उसको लागू करने वाली सत्ता। तो ब्रिटेनिका क्या शब्दकोश के अनुसार क्या है स्थानीय स्वशासन? पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित और छोटे क्षेत्र में, यानी पूर्ण राज्य ऐसा नहीं है कि फ्री, बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन एक अंदरूनी प्रतिबंधित यानी कुछ सीमाएं भी है और छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने और उसको लागू करने वाली सत्ता। अब जैसे मान लीजिए
आपके पिताजी केंद्र सरकार हैं और उन्होंने आपको ये कह दिया कि बेटा कोचिंग करने जा रहे हो, ठीक है, जहां आपका मन करे कोचिंग कर लो, मैं तो फीस दे सकता हूं। अब कहाँ कोचिंग करनी है, कैसे पढ़ना है, कौन से दोस्त बनाने हैं, ये सब तुम्हारी समझ पर डिपेंड करता है। अगर सही रास्ते चले तो ठीक है, अगर गलत रास्ते चले तो वापस तुमको घर पे ले आएंगे। तो ये अब यानी कुछ सीमाओं के साथ वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। तो ये इसी तरह की जो चीजें हैं वो एक स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन, फ्रांस में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन यानी प्रीफेक्ट व्यवस्था, और अमेरिका में म्यूनिसिपल शासन। तो ये अलग अलग नाम है कि किन देशों में इस चीज को किन किन नामों से पुकारा जाता है। स्थानीय स्वशासन के कुछ दोष हैं। इसमें संकुचित स्थानीयता के कारण संकीर्ण और स्वार्थमय प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो ये चीजें देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि अब जैसे कोई स्थानीय व्यक्ति है, किसी क्षेत्र का रहने वाला है, तो गांवों के अंदर भी आपस में बहुत होता है कि नहीं हमारी उससे बनती नहीं है, या नाराजगी होती है, वो उसको वोट नहीं देंगे, या बड़ी अजीब तरह से जो राजनीति चलती है। और यानी एक तरह से ये मान लीजिए कि जो सेंटर के चुनाव होते हैं, एमपी के, या जो एमएलए के चुनाव होते हैं, इनसे भी ज्यादा कहीं अधिक मेहनत लगती है जो ये सरपंच के, ये जो स्थानीय चुनाव होते हैं इनमें। तो क्योंकि इसमें वोट भी आप गिन सकते हो कि अच्छा या इस परिवार के इतने लोग हमारे साथ हैं, ये नहीं, क्योंकि काउंटिंग 2000, 3000, 4000, 5000 वोट ऐसे वोट होते हैं, तो एक एक घर की काउंटिंग होती है। तो यहां भी लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें इतनी शराब की बोतलें साल में इतनी हमारे घर मिलनी चाहिए हमें। और मैंने ये चीजें जो है वो देखी है कि किस तरह से लोग जो हैं वो वोट लेते हैं। तो जब इस तरीके से वोट लिए जाते हैं, जहां पर शराब की बोतलों पे आप वोट डिपेंड है कि वो इतनी बोतलें उसको देगा तो वो अगला वोट देगा, तो ये इस तरह की जहां चीजें हो तो फिर वो गांव का विकास भी कैसे होगा। और विकास से वैसे भी किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई ना तो जो सरपंच बनता है ना उसको मतलब है, और ना ही जो स्थानीय जनता है वो इतना ज्यादा इस पे ध्यान देती है। एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव, ये चीज बहुत बड़ी है। और यहाँ वही होता है कि ये हमारे जो है ये हम इसको वोट देंगे, ये हमारी जाति का है, ये हमारा ये वो, जहाँ इन चीजों के बेस पे वोट होता है तो वहां का भी डेवलपमेंट हो भी नहीं सकता। तो ये चीजें हैं, संकीर्ण और स्वार्थ में प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासकीय उत्तरदायित्व का विभाजन, पदाधिकारियों की बड़ी संख्या और इसके परिणाम स्वरूप व्यय वृद्धि इत्यादि कारणों से शासन व्यवस्था में अक्षमता और अपव्ययता आ जाती है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए जनता में उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारी और सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। जनता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग जाति और धार्मिक भावना के आधार पर नहीं होकर बल्कि उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर करना चाहिए, और ये चीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। बाकी ये ऊपर जो लिखा है कि नहीं होना चाहिए वो सब जरूर देखने को मिलता है। केंद्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य में ही स्थानीय स्वशासन की सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। तो आपस में केंद्र या जो राज्य की सरकार हो और स्थानीय स्वशासन, तो इनमें कैसा सामंजस्य है, तो उस पर जो है एक सफलता का रहस्य जिसको कहते हैं कि वो छिपा होता है। बहुत से फैक्टर और भी काम करते हैं इसमें। प्राचीन भारत में गणतंत्रीय और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की भारत में परंपरा रही है। पंचायत शब्द स्थानीय क्षेत्र के लोगों द्वारा चयनित 5 व्यक्तियों के एक समूह की प्रणाली को बताता है, जिसके द्वारा असंख्य ग्रामीण जनता को शासित किया जाता था। पंचायत स्वशासन की मनोवृत्ति को इंगित करता है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में शासकों के उत्थान पतन तथा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के उपरांत भी इन संस्थाओं का प्रभाव अब तक किसी न किसी रूप में बना हुआ है। तो देखिए, पंचायत कहते थे कि पहले पंचायत, तो अब ये पंचायत शब्द क्या था कि जहां गांव के द्वारा ही जो स्थानीय लोग हैं, और आपको बहुत प्राचीन समय से ये चीज देखने को मिलेगी कि गांवों के अंदर जैसे मान लीजिए कोई विवाद हो गया, कैसा भी विवाद हो, चाहे संपत्ति से संबंधित विवाद हो, विवाह से संबंधित विवाद हो, कैसे भी विवाद हो, तो पहले जो विवाद है उनको कैसे ये करते थे सोल्व, समाधान कैसे करते थे,
तो गांव के ही कुछ गणमान्य लोग जिनको सभी लोग मानते थे उन्हें पंच बना दिया जाता था। 5 लोगों की पंचायत मतलब 5 लोगों का समूह है, और वो जो है फिर उसमें बहुमत से अपना डिसीजन लेते थे कि हाँ इस चीज का ये है और इसका समाधान ऐसे होना चाहिए। प्राचीन भारत में राजशाही शासन व्यवस्था प्रणाली के साथ साथ गणतंत्रीय व्यवस्था भी थी, जिसके अंतर्गत राजा का चयन स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता था। भारतीय इतिहास का प्रारंभिक साहित्य बौद्ध व जैन ग्रंथ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उस समय छोटे छोटे गणराज्य जैसे काशी, कौशल, अंग, कंबोज, कुरु, लिच्छवी, वैशाली, मत्स्य, विराट, सिवी और जांगल प्रदेश इत्यादि होते थे। तो राजशाही शासन के साथ साथ गणतंत्रीय व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती थी। इतिहास के अंदर आपने जो ये पहले के जो कुछ गणतंत्र थे, महाजनपद, जनपद, तो वहां आपने कुछ जनपदों में, महाजनपदों में गणतंत्रीय व्यवस्था भी देखी थी, जहां लोग अपने जो प्रमुख होता था राजा, उसका चुनाव करते थे। वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन प्रचलित था। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख है जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। महाभारत में शांति पर्व में अच्छे प्रशासन के लिए राज्य को अनेक इकाइयों यथा 1, 10, 20, 100, 1000 ग्रामों की अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया गया था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रबंध ग्रामीण नामक अधिकारी करता था। 10, 20, 100 और 1000 ग्रामों का अधिकारी दशप, विशपति, सतपाल और सहस्त्रपति कहलाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों और नालियों की सुनियोजित व्यवस्था से यह पता चलता है कि तत्कालीन नगरों में स्थानीय शासन नगरों की समुचित व्यवस्था करता था। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि कितना पूरे नगर जो है कितना सुनियोजित नगर था, कितनी अच्छी व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था। तो ये जो पूरा इस तरह से सिस्टम था, तो ये बताता है कि वहां स्थानीय शासन था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, और ये ऋग्वेद वाला तो सभा समिति वाला कई बार पूछता भी है कि सभा और समिति जो संस्थाएं हैं उनका उल्लेख किस समय मिलता है, तो वैदिक युग में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हुए जो संरचना प्रस्तुत की, उसमें जनपद प्रशासन को ग्राम, संग्रहण, कारोटिक, द्रोणमुख और स्थानीय में विभक्त किया। यानी संग्रहण में 10 गांव और कारोटिक में 200 गांव, द्रोणमुख में 400 गांव और स्थानीय में 800 गांव में विभक्त किया गया था। कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को पूर्व बताते हुए स्थानिक अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में गोप सरपंच के समन्वय में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप निर्धारित किया था। तो नगरीय संस्थाओं को इसने पूर्व बताते हुए स्थानिक अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोप है, सरपंच के समन्वय में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप निर्धारित किया था। तो उस समय भी कौटिल्य में देख लीजिए आप कि उस समय के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के पास भी, तो उस समय भी इन चीजों के बारे में बताया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है वो कि नगरीय संस्थाओं को पूर्व, तो यानी कौटिल्य ने पूर्व किसे कहा है, ये आपसे पूछ सकता है। और गोप भी पूछ सकता है। तो नगरीय संस्थाओं को तो उसने पूर्व बताया है, और ग्रामीण क्षेत्र में गोप यानी सरपंच के बीच में समन्वय में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप निर्धारित किया गया था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन का सबसे अच्छा उदाहरण चोल शासन में देखने को मिलता है। चोल शासन के दौरान गांवों में नाडु परिषदें कार्यरत थी। तो चोल साम्राज्य के बारे में भी हमने जब पढ़ा था, तो ये नाडु परिषदें थी, ये स्थानीय शासन से संबंधित थी। इस तरह प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मौलिक भावना स्थानीय स्वशासन और गणतंत्रीय व्यवस्था प्रशासन का प्रमुख अंग रही है। सिंधु घाटी सभ्यता काल तथा वैदिक काल से लेकर महाभारत अर्थशास्त्रकालीन समयावधि तक और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों में स्थानीय स्वशासन व गणतंत्रीय व्यवस्था का कमोबेश अपने अपने स्वरों में प्रचलन रहा। तो आप जो स्थानीय स्वशासन भारत आजाद होने के बाद में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन देखते हैं, तो केवल यहीं से स्थानीय स्वशासन नहीं आया है। आप वैदिक काल से आप कोई सा भी समय देख लीजिए पूरे भारत में, और चाहे उत्तर भारत हो और चाहे दक्षिण भारत हो, किसी का भी साम्राज्य हो, स्थानीय स्वशासन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, नाम अलग हो जाएंगे, स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य यह था कि जो स्थानीय स्वशासन है उसको भी मजबूत बनाया जाए। क्योंकि आपको विकास अगर निचले स्तर तक करना है
तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करनी होगी। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना दो प्रकार की है। पहली नगरीय स्थानीय स्वशासन और दूसरा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है उसको पंचायती राज कहते हैं, और बाकी जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का विकास। आधुनिक राजस्थान के गठन के पूर्व भी राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों जैसे बीकानेर, जयपुर, सिरोही, भरतपुर, करौली में पंचायती राज कानून बनाए गए थे। तो ये कह रहा है कि जो आधुनिक राजस्थान का गठन होता है उससे पहले भी यहाँ की विभिन्न रियासतों में ये पंचायती राज कानून बनाए गए थे। जैसे बीकानेर रियासत है 1929 में, जयपुर में 1938 में, सिरोही में 1943, भरतपुर में 1944 और करौली में 1949। तो राजस्थान पंचायती राज की स्थापना में अग्रणी राज्य रहा है। संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायती राज अध्यादेश लागू किया गया। 1949 में राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन एक पृथक पंचायत विभाग स्थापित किया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 जो कि 1 जनवरी 1954 से लागू हुआ के द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गठित बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 लागू किया गया। तो 1954 से लागू हुआ जो पंचायतों का पुनर्गठन किया गया, ये राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। तो यहां तो ये अधिनियम वगैरह बने और फिर 73वां और संविधान जो 74वां संविधान संशोधन था, इनके अंतर्गत इनको संविधान में स्थान दे दिया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुसार त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस तरह देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बन गया। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 बनाया गया। तो नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से ये इस व्यवस्था की नींव रखी गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इस तरह देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान जो है वो प्रथम राज्य बन गया था। और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 बनाया गया। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इनमें हरीशचंद्र माथुर समिति 1963, सादिक अली की समिति 1963, गिरधारी लाल व्यास समिति 1975, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990, अरुण कुमार समिति 1996, शिवचरण माथुर आयोग 2000 और गुलाबचंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति 2004-5 इत्यादि प्रमुख समितियां रही हैं। अब आपसे क्वेश्चन इनमें से अगर पूछना चाहे तो किस प्रकार से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए थी। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी नहीं थी। तो ये जो नाम आपके सामने है इनमें से कोई भी 3 नाम दे देगा और चौथा कोई भी अपनी तरफ से नया जोड़ के दे देगा। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, हरीशचंद्र माथुर समिति, सादिक अली, गिरधारी लाल, हरलाल सिंह, अरुण कुमार, शिवचरण माथुर। तो ये सब समितियां आयोग, और गुलाबचंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति 2004-5 इत्यादि समितियां रही हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसरण में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1954 में लागू करके और 1994 ईस्वी में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 ईस्वी में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नवीन रूप दिया। तो पहले देखिए अधिनियम था, एक्ट जो है सरकार कोई भी एक्ट बना सकती है और उसके अंतर्गत कोई भी नियम लागू कर सकती है, लेकिन उन संस्थाओं को संविधान में स्थान देने से उनका महत्व बढ़ जाता है और पूरा एक सिस्टम जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इनमें महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व और सहभागिता सुनिश्चित की गई है।
तो आप देखते भी हो जैसे महिलाओं का रिजर्वेशन होता है कि इतने परसेंट महिलाएं होगी, जो वंचित वर्ग है तो उनके लिए भी सीट होती है। नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू है। तो अब देखिए आपके क्वेश्चन जो मैं बताऊं किस प्रकार से इसमें बनेंगे। ये तो एक इतनी देर एक क्या थी, भूमिका थी जो इन्होंने दी है। तो इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, कोई 2-4 पॉइंट हैं वो आपके बनेंगे। क्वेश्चन आपके बनेंगे अब यहां से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। 90% जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो अब हम जो पढ़ेंगे आगे यहां से बनेंगे। बाकी 10% ये है कि पहले वाले में भी कोई एक दो टर्म है या कोई इस तरह की चीज पूछ सकता है। बाकी वो अब जो हम आगे पढ़ेंगे यहां से आपके क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं विभिन्न स्तरों पर अपना कार्य करती है और उनका वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहले है ग्राम सभा। अब देखिए इन संस्थाओं के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा और डिटेल में है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा को साकार करने वाली संस्था है। ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिक यानी जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो और 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक जिसका नाम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है वह ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक जिसका नाम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है वह ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है और वो जब जब उलझाता है, जब जब बच्चे गलत करते हैं यही गलत करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया इस लाइन के बारे में। वो केवल 18 वर्ष की आयु ऊपर होने से नहीं होता। वो कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में से ग्राम सभा का सदस्य कौन माना जाता है। पहला ही देता है जो वयस्क हो, गांव का प्रत्येक सदस्य जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, और लास्ट में से देगा और फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा जिसका नाम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। तो इस प्रकार से देगा, फिर कहेगा ए और बी दोनों, तब उसका सही उत्तर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का अगले का तरीका होता है और वो जैसे चाहे वो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आपको बेवकूफ नहीं बनना है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। अभी जो आईएएस वाला पेपर हुआ था, आईएएस प्री का, वो पेपर अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी देखा तो आईएएस प्री का पेपर देखा था मैंने। उसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन का मैं आपको उदाहरण बताऊं। अभी मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे जो है वो कुछ क्वेश्चन जैसे मैं लगातार पोस्ट कर रहा था, तो उन क्वेश्चन के अंदर जैसे एक क्वेश्चन वो भी था, मंत्री वाला था। अगर आपको याद हो कि एक मंत्री जो है किसी व्यक्ति को 6 महीने तक जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है, और 6 महीने बाद अगर 6 महीने तक जिस दिन से मंत्री बनता है उसके 6 महीने तक अगर वो किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता तो वो स्वतः ही उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन उन्होंने कैसे पूछा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि मत जिसे मत देने का अधिकार है यानी 18 वर्ष, लेकिन उन्होंने पूछा क्या कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे मत देने का अधिकार है मंत्री बनाया जा सकता है, यानी जिसे मत देने का अधिकार है उसे मंत्री बनाया जा सकता है। तो एक कथन यह भी था। अब देखिए फिर वो लास्ट में पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है, एक या दो, दो या तीन, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। तो अब देखिए क्या ये कथन सत्य है, क्या मतलब क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। आप खुद इस पे विचार कीजिए कि वह व्यक्ति जिसे मत देने का अधिकार है उसे मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब देखिए क्या कथन ये सत्य है क्या, नहीं है, यह कथन असत्य है। कैसे, उसने पूछा कि जिसे मत देने का अधिकार या मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, इस तरह से दे दिया उसमें भाषा, लेकिन मत देने का अधिकार है यानी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। क्या 18 वर्ष वाला क्या सेंटर में मिनिस्टर बन सकता है कोई व्यक्ति, नहीं बन सकता। उसके लिए आयु जैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो योग्यता है वो तो उसमें होनी चाहिए, भले ही वो सदस्य नहीं हो। लोकसभा के लिए क्या है, मिनिमम 25 साल आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 साल आयु होनी चाहिए। ये तो पहली कुछ प्राथमिकताएं हैं। तो 18 वर्ष से ऊपर यानी मताधिकार की आयु है कि 18 वर्ष इससे ऊपर,
तो 18 वर्ष से ऊपर वाला कैसे बन सकता है? उसकी आयु कम से कम 25 या 30 साल होनी चाहिए। तो वो खत्म क्या हो गया? असत्य हो गया। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपका माइंड चेक करता है वो कि आप में कितनी सूझबूझ है उस समय पेपर के दौरान। तो ये चीज है। तो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित ग्राम सभा के सदस्य द्वारा की जाएगी। तो जैसे या तो सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित हैं तो फिर जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें से बहुमत से निर्वाचित कोई सदस्य जो होगा वो होगा। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गण पूर्ति कुल संख्या के दशांश अर्थात 10वें हिस्से से होगी। गण पूर्ति का मतलब क्या होता है? कोरम भी कहते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि मिनिमम जो है वो बैठक के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कुल सदस्य 100 हैं, तो अब मान लीजिए ग्राम सभा की बैठक करनी है। ये 100 मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे कुल संख्या 100 है तो बैठक शुरू होने के लिए, सभा शुरू होने के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होना जरूरी है? 1/10 यानी 10 सदस्य कम से कम होना जरूरी है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होगी। कम से कम पहली बैठक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में, और जिसमें निम्न मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा: पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम। तो पहली तिमाही में देखिए, वार्षिक ये वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे समाप्त होता है। तो जिसमें निम्न मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हैं। और दूसरी बैठक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में। तो अंतिम तिमाही कौन सी है? जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें निम्न मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा: वर्ष के दौरान व्यय का विवरण, कितना खर्च हुआ, वर्ष के लिए किए जाने वाले भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम, और प्रथम तिमाही बैठक में तय प्रस्तावित कार्यक्रमों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव। तो ये ग्राम सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि कम से कम 2 बैठकें होगी। पहली बैठक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में और दूसरी बैठक है वो अंतिम तिमाही में होगी। पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम, और पिछली सम परीक्षा रिपोर्ट और उसके द्वारा किए गए उत्तर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जो है आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अभी ये चैप्टर बड़ा है, अभी तो इसमें 4-5 वीडियो बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।